हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका संस्कार इंग्लिश वर्ड चैनल पर। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th फिजिक्स का जो चैप्टर नंबर फर्स्ट चल रहा है, मापन एवं मात्रक, जिसका नाम है उसका पार्ट नंबर 3। इसके पहले पहला वाला पार्ट और दूसरा वाला पार्ट पढ़ करके आए हैं। प्लेलिस्ट में आप देखेंगे, सबसे नीचे जाएंगे तो पहला वाला पार्ट मिल जाएगा, उसके बाद दूसरा और ये फिर तीसरा। ठीक है, चलो। तो पहले मैं आपको बता दूं कि पहले और दूसरे चैप्टर में हम आपको पढ़ा क्या क्या चुके हैं। तो देखिए, पहले वाले पार्ट और दूसरे वाले पार्ट में हमने आपको मापन क्या है, मात्रक क्या है, भौतिक राशि क्या है, भौतिक राशि की माप को व्यक्त करने के लिए किन किन बातों को ध्यान में रखना आवश्यक है, संख्यात्मक मान क्या है, ठीक है, ये सब चीजें आपको पढ़ाई हैं। अच्छी मात्रक की विशेषताएं, समस्त भौतिक राशियों को कितने भागों में विभाजित किया गया है, मूल राशियां, व्युत्पन्न राशियां, ठीक है, और इनमें अंतर, मूल मात्रक एवं व्युत्पन्न मात्रक, ये भी आपको पढ़ाया जा चुका है। अब मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक से संबंधित ही आज की क्लास हमारी आगे चल करके है। ठीक है, तो आने वाले हैं। तो पहला और दूसरा वाला पार्ट जिसने नहीं देखा है वो देख लें, अपनी कॉपी में लाइन से नोट कर लें। ठीक है, अब देखो, ये मैंने मात्रकों की पद्धतियां भी आपको बताई, ये मूल राशियां बताई, और ऐसा ही पद्धति की विशेषताएं तथा मात्रकों को लिखने में कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए। यहां तक के क्वेश्चन हमारे पार्ट 1 और पार्ट 2 में कंप्लीट हो चुके हैं। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, जो कि आज की क्लास यहीं से स्टार्ट होनी है। तो क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि निम्न भौतिक राशियों के एसआई पद्धति में व्युत्पन्न मात्रक लिखना है। अब आप लोगों को पता है कि मूल मात्रक तो 7 होते हैं और व्युत्पन्न मात्रक क्या होते हैं, अनंत। तो अब यहां पर ये इतने सारे मूल मात्रक तो है नहीं, व्युत्पन्न मात्रक है। तो इन व्युत्पन्न मात्रकों को हमें क्या करना है, मूल मात्रकों के पदों में व्यक्त करना है, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है। तो यहां पर बहुत सारे मात्रक यहां लिखे हुए हैं, जैसे कि क्षेत्रफल, आयतन, घनत्व, ये सब आपके सामने देखो, ये लिखा हुआ है क्षेत्रफल, आयतन, घनत्व, चाल, वेग, त्वरण, बल, कार्य, शक्ति, संवेग, जड़त्वाघूर्ण और कोणीय वेग। इतने सारे मात्रक, इनको हमें मूल मात्रकों के पदों में व्यक्त करना है। लाइन से समझते जाओगे एक एक करके तो आसान है, और अगर आपने स्किप किया तो आपको फिर समझ में आने वाले नहीं है। चलिए देखिए, सबसे पहले यहां पर लिखा हुआ है क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। और लंबाई का मात्रक क्या होता है, मूल मात्रक मीटर, और चौड़ाई का मूल मात्रक क्या होता है, मीटर। और जब मीटर और मीटर का गुणा होगा तो क्या बन जाएगा, वर्ग मीटर। और इस चीज को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, वर्ग मीटर को, या मीटर के ऊपर 2 की घात, तो ये हो गया वर्ग मीटर। तो ये तो आसान है। दूसरा वाला देखें, आयतन। तो आयतन बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई और गुणे ऊंचाई। आयतन बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई और गुणे ऊंचाई। अब लंबाई का मात्रक क्या है, मीटर, गुणा लगाया, चौड़ाई का भी मूल मात्रक क्या है, मीटर, और ऊंचाई का भी मूल मात्रक क्या है, मीटर। और जब मीटर और मीटर मीटर 3 बार मीटर का जब गुणा होगा तो बन जाता है क्या, घन मीटर। और घन मीटर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, या मीटर की घात कितना, 3। मीटर 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 का गुणा हुआ तो क्या बन गया, मीटर की घात 3। अगला वाला आता है घनत्व। तो घनत्व का सूत्र होता है द्रव्यमान बटे आयतन। क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। अब द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या होता है, तो द्रव्यमान का एसआई मात्रक होता है किलोग्राम, और आयतन का अभी अभी अपन ने लिखा है घन मीटर, तो इसको किलोग्राम प्रति घन मीटर, या फिर इसको ऐसा भी लिखा जाएगा किलोग्राम प्रति मीटर की घात कितना, 3। ऐसा भी क्या किया जाता है, लिखा जाता है। तो क्षेत्रफल का हो गया, आयतन का हो गया, घनत्व का हो गया, तीनों आई बात समझ में। फिर से देखें, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर, चौड़ाई का मात्रक क्या होता है, मीटर, और मीटर का जब गुणा होगा तो क्या बन जाएगा, मीटर का स्क्वायर। क्लियर हो गया। तो क्षेत्रफल का व्युत्पन्न मात्रक
क्षेत्रफल हमारा व्युत्पन्न मात्रक है, उसको मूल मात्रक के पदों में व्यक्त किया तो क्या बन गया, मीटर का स्क्वायर। ऐसे ही आयतन, अब आयतन बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई और गुणे ऊंचाई। तो जो लंबाई है उसका मात्रक मीटर होता है, जो चौड़ाई है उसका भी मात्रक मीटर होता है, और ऊंचाई का भी मात्रक मीटर होता है। तो जब 3 बार मीटर का गुणा होगा तो बन जाएगा मीटर की घाते 3, या फिर इसको लिख सकते हैं घन मीटर। आगे तीसरे नंबर पे है घनत्व। तो घनत्व का फॉर्मूला आपको याद रखे रहना, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। तो द्रव्यमान का मूल मात्रक क्या होता है, किलोग्राम, और आयतन का भी अभी अपन ने लगाया मीटर की घाते 3, तो ऊपर किलोग्राम लिख दिया और नीचे क्या लिख दिया, मीटर की घाते 3। तो तीनों फॉर्मूले लगभग सबको याद हो गए। चौथे नंबर का है चाल। तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। आप समझना, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। अब दूरी का मात्रक, तो दूरी भी एक प्रकार से लंबाई है, तो दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर, और बटे समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड, तो मीटर बटे सेकंड। क्लियर हो गया, तो इसको ज्यादा अपन को याद करने की आवश्यकता नहीं है। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, और दूरी भी हमारी क्या है, लंबाई है, तो लंबाई का मात्रक मीटर, और बटे समय का मात्रक क्या है, सेकंड। अब यहां पर 5वें नंबर पे है वेग। 5वें नंबर पे क्या लिखा हुआ है, वेग। तो देखो वेग भी, वेग का भी सूत्र होता है दूरी बटे समय, चाल का सूत्र होता है दूरी बटे समय। अब सुनो इधर, चाल बराबर का फॉर्मूला है भैया दूरी बटे समय, और यही फॉर्मूला हमारे वेग का भी है। वेग का भी सूत्र है दूरी बटे समय। तो जब दोनों के फॉर्मूले एक जैसे हैं, सूत्र एक जैसे हैं, तो मात्रक भी तो एक जैसे ही होंगे, होंगे कि नहीं होंगे। तो दोनों के मात्रक आपको दिख रहे हैं मीटर प्रति सेकंड। अब बात यह है कि सर जब ये दोनों के फॉर्मूले एक जैसे हैं तो ये लिखने की क्या आवश्यकता है भाई, अलग अलग नाम क्यों है। तो बात यह है कि ये है बेटा अदिश राशि, दूरी क्या है, चाल क्या है, अदिश राशि, ठीक है। और ये जो वेग है वो कौन सी राशि है, सदिश। वो भाई जो अदिश होती है उसमें दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, और सदिश जो होती है वो बिना दिशा के नहीं चलती, ठीक है। अपन तीसरे वाले चैप्टर में पढ़ेंगे सदिश और अदिश राशियां। सदिश राशियां क्या कहलाती हैं, तो अभी मैं बता दूं थोड़ा सा। सदिश राशियां वे राशियां कहलाती हैं जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है। और अदिश राशियां क्या कहलाती हैं, वे भौतिक राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। तो चाल और वेग में ये अंतर है, आप लोग अच्छे से याद रखना। आप लोगों ने 9th क्लास में याद भी किया होगा, बस समस्या ये है कि आप लोग रट लेते हो। चाल और वेग में अंतर पूछा जाए, चाल एक अदिश राशि है, वेग एक सदिश राशि, ऐसे बोल करके आगे बढ़ जाते हैं। बढ़ जाते कि नहीं, हाँ तो अब समझना। तो चाल का हो गया, वेग का हो गया। अब आता है त्वरण। तो त्वरण की बेटा परिभाषा है वेग में परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं, त्वरण। लेकिन कैसे, समय के सापेक्ष। तो त्वरण की परिभाषा है समय के सापेक्ष वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। फिर से सुनो अच्छे से, समय के सापेक्ष, यहां पर मैं लिख दूं ज्यादा हो तो, समय के सापेक्ष वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। वैसे तो सब बच्चों को याद है, ठीक है, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं कि जिनको अभी भी याद नहीं होगी। समय के सापेक्ष वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। और एक बात, त्वरण को बेटा ए से प्रदर्शित करते हैं, कैसे, ए से, ठीक है। अब एक और चीज याद रख लो, यहां पर कलर चेंज कर दो थोड़ा सा, ये भी 9th क्लास में सीख के आए हो आप। ऋणात्मक त्वरण को, एक खाली स्थान में पूछा जा सकता है पेपर में, ऋणात्मक त्वरण को मंदन कहते हैं। क्या कहते हैं, मंदन कहते हैं। ये पूछा गया है पेपर में, इसलिए मैंने लिखा है। ऋणात्मक त्वरण को क्या कहते हैं, मंदन कहते हैं। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। क्लियर हो गया इतना, ठीक है। तो वेग में परिवर्तन किसके सापेक्ष, समय के सापेक्ष। तो ऊपर क्या लिखा अपन ने, वेग,
और नीचे क्या लिखा, समय। तो वेग का मात्रक अभी अभी देख पा रहे हैं, यहां पर वेग बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। तो दूरी, पहले वेग का मात्रक, दूरी काय में मापी जाती है, मीटर में, ठीक है। तो ये हो गया भाई दूरी का मात्रक मीटर, और बटे का समय का मात्रक सेकंड। बट ये तो हुआ इतना वेग का मात्रक, ऊपर क्या दिख रहा है, ये वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकंड। लेकिन अब यहां देखिए बटे में समय भी लिखा है, तो फिर ये समय का मात्रक क्या हो गया, सेकंड। तो इसी को अपन ऐसा लिख सकते हैं, या मीटर प्रति सेकंड, जब ये वाला सेकंड नीचे आ जाएगा तो दो बार हो जाएगा, और सेकंड का गुणा होगा तो सेकंड का स्क्वायर। तो त्वरण का मात्रक क्या है, मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर। कोई समस्या नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है बल। तो बल बराबर का क्या होता है, द्रव्यमान गुणे त्वरण। क्या होता है, द्रव्यमान गुणे त्वरण। अब द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम। क्या होता है, किलोग्राम। और त्वरण का मात्रक ये अभी अपन ने सीखा है, मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर। तो द्रव्यमान का मात्रक को हम ऐसे लिख सकते हैं, किलोग्राम गुणे मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर। ये काय का मात्रक हो गया हमारा, बल का। बल का मात्रक क्या है, किलोग्राम गुणे मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। मैं आपसे कह रहा हूं कि आप एक एक करके देखोगे, ध्यान से सुनोगे, मन यहां वहां नहीं भटकाओगे, तभी आपको ये समझ में आएंगे। अब अगर आपका मन ही भटक रहा है, सामने हमारे चिल्लाने से कुछ नहीं होने वाला है। अगर आप केवल क्लास चल रही है तो हम तो चिल्ला रहे हैं, और अगर आप ध्यान दे रहे हैं तो आपको समझ में आएगा, ध्यान नहीं दोगे तो आपको समझ में आने वाला नहीं है। बाकी जब आप इसको एक या दो बार देखोगे वीडियो को, तब आपको लगने लगेगा यार ये तो बहुत आसान चीज है, ठीक है। चलो, तो क्षेत्रफल का बनने लगा अपन से, क्षेत्रफल बराबर, अब एक बार जल्दी जल्दी से रिवाइज करते बड़ी स्पीड में। क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, और लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर। तो मीटर और मीटर का गुणा हो गया तो क्या बन गया, वर्ग मीटर, ठीक है। आयतन का सूत्र होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो लंबाई का मात्रक मीटर, चौड़ाई का मात्रक मीटर, ऊंचाई का मात्रक मीटर। और जब 3 बार मीटर का गुणा हो जाएगा तो मीटर की घाते 3, या इसे ही कहते हैं अपन घन मीटर। फिर आता है घनत्व। तो घनत्व का सूत्र होता है द्रव्यमान बटे आयतन, और द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम बटे ज्यों का त्यों आयतन का भी अभी निकाला है, मीटर की घाते 3, तो किलोग्राम प्रति मीटर की घाते 3। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, और दूरी एक प्रकार की क्या है, लंबाई। तो लंबाई का मात्रक मीटर, और समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड। तो चाल का मात्रक हो गया मीटर प्रति सेकंड। जो चाल का मात्रक है वही वेग का मात्रक है। अंतर क्या है, चाल हमारी अदिश राशि है और वेग हमारी सदिश राशि है, ठीक है। फिर आता है त्वरण। तो समय के सापेक्ष वेग में परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। त्वरण को काहे से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल ए से। ऋणात्मक त्वरण को क्या कहते हैं, मंदन कहते हैं। ऋणात्मक त्वरण को क्या कहते हैं, मंदन कहते हैं। क्लियर हो गया। तो यहाँ त्वरण का मात्रक है, पहले अपन ने वेग का मात्रक रख दिया, वेग का मात्रक क्या है, मीटर प्रति सेकंड, और फिर बाद में समय का मात्रक रख दिया, तो बटे में क्या हो गया, सेकंड। और सेकंड जब दो बार बटे में आ गया तो सेकंड का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। तो इसका मात्रक हो गया मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसी प्रकार से बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो द्रव्यमान का मात्रक है क्या होता है, किलोग्राम, और त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता ही है। तो ये दोनों लिख दिए। तो अब अपन कहां तक पहुंच गए, बल तक। अब अगली वाली स्लाइड में अपन कार्य, शक्ति, संवेग, जड़त्वागुण और कोणीय वेग, इन सब के सूत्र क्या करने वाले हैं, देखने वाले हैं। चलिए, यहां पर क्वेश्चन आपका दोबारा से लिखा है, स्लाइड बदली है, बाकी कोई दिक्कत नहीं, आपको ध्यान केवल देना है यहां पर कार्य बराबर। तो कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणे विस्थापन। अब बल का मात्रक अभी अभी थोड़ी देर पहले अपन लोगों ने लिखा है। चल, तो मैं इसके मात्रक लिखता हूं, कार्य बराबर, देखो, बराबर बल का मात्रक अभी अभी अपन ने क्या लिखा, तो किलोग्राम, ठीक है, गुणे मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर। ये काहे का था भाई, बल का। अब इसमें क्या है, विस्थापन। तो विस्थापन गुणा में ही है ना,
तो विस्थापन का क्या होता है मात्रक, तो विस्थापन का मात्रक होता है, विस्थापन एक प्रकार से क्या है, दूरी, तो दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर। अब आपको मीटर और मीटर का गुणा हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, मीटर का स्क्वायर। ऐसे समझ में नहीं आ रहा, चल मैं इसको थोड़ा सा दूसरे प्रकार से बता रहा हूं तो आपको समझ में आ जाएगा। एक मिनट, इसको इरेज कर दूं, मिटा दूं, मतलब इधर देखना बेटा, ये क्या हो गया, किलोग्राम गुणे मीटर। अब मीटर के बाद जो सेकंड रहता है उसको मैंने ऐसे लिख दिया भाई, क्या था, सेकंड का स्क्वायर। तो ये तो हो गया किसका मात्रक, बल का, गुणे विस्थापन का मात्रक क्या होता है, मीटर। अब सॉरी इसको लग गया गलती से, हाँ, ये मीटर और मीटर का अब आगे गुणा होगा, देखिए मात्रक क्या बनेगा, ये हो जाएगा हमारा किलोग्राम, ठीक है, गुणे मीटर और मीटर का जब गुणा हो जाएगा तो बन जाएगा मीटर का स्क्वायर, और ये बटे में है ही तो अब मैं इसको ऐसे प्रति लगाए देता हूं, और ये क्या है, सेकंड का स्क्वायर। आप समझ में आ गया, पहले हमने काय का मात्रक लिखा, बल का लिखा, यहां तक ये जो मात्रक है, ये काय का मात्रक है, बल का, काय का, बल का। फिर ये मीटर काय का मात्रक है, विस्थापन का। तो मीटर और मीटर का गुणा हो गया तो क्या बन गया, मीटर का स्क्वायर, और बाकी कहानी वही है। अब आगे देखिए, फिर क्या है, शक्ति बराबर कार्य बटे समय। अब हम कार्य का मात्रक लिखेंगे, तो कार्य का मात्रक हमारे सामने अभी अभी आ गया, कार्य का मात्रक है किलोग्राम गुणे मीटर का स्क्वायर। अब प्रति को मैं बटे में लिख रहा हूं, अभी मैं क्या लिख रहा हूं, बटे में, तो ये क्या है, सेकंड, ठीक है, और सेकंड का क्या लगा है, स्क्वायर। अब आगे यहाँ पे देखिए आप थोड़ा सा, ये बटे में समय लिखा है, और समय का मात्रक क्या होता है, तो समय का मात्रक सेकंड होता है। तो अब ये नीचे वाला इधर आ जाएगा भाई, कहाँ आ जाएगा, इधर। तो ये सेकंड का स्क्वायर है और ये सेकंड है, तो जब सेकंड का स्क्वायर और सेकंड का गुणा हो जाएगा तो सेकंड की घाती क्या बन जाएगा, 3। तो यही हमारा फॉर्मूला आगे चल करके बन जाएगा किलोग्राम, एक मिनट, हाँ, ये बन जाएगा किलोग्राम गुणे मीटर की घात 2, और सेकंड स्क्वायर और सेकंड हो जाएगा प्रति में सेकंड की घात 3। तो ये काय का हो गया भाई, शक्ति का, ऊपर कार्य का हो गया, और फिर ये काय का हो गया, शक्ति का। संवेग का बड़ा आसान है, तो संवेग का मात्रक अब आप लोगों को बनाना है। संवेग बराबर क्या होता है, द्रव्यमान। तो द्रव्यमान का मात्रक क्या है बेटा, तो द्रव्यमान का मात्रक है किलोग्राम, क्या है, किलोग्राम, और गुणे ये क्या लिखा है, वेग। तो वेग का मात्रक क्या था, नहीं है याद, बुला दिया, थोड़ा पीछे करके देख लो बेटा, मैंने अभी आपको बताया था वेग बराबर का क्या था, दूरी बटे समय, बताया था कि नहीं बताया था, तो दूरी बटे समय। अब यहाँ पर वेग की जगह पर दूरी का मात्रक क्या होता है, तो दूरी का मात्रक होता है मीटर, क्या होता है, मीटर, और समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड। तो यहाँ गुणा में आपको लिख देना था मीटर प्रति सेकंड, तो ये काय का मात्रक हो गया, संवेग का। अब याद आ गया, संवेग का मात्रक होता है किलोग्राम गुणे मीटर प्रति सेकंड, क्लियर। अब आगे चल करके देखो जड़त्व आघूर्ण, तो जड़त्व आघूर्ण का सूत्र होता है मतलब द्रव्यमान गुणे दूरी का वर्ग, द्रव्यमान गुणे दूरी का वर्ग, ठीक है। तो द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, द्रव्यमान का मात्रक अभी अभी अपन बोल रहे थे, तो द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम गुणे, और दूरी का मात्रक क्या होता है, लंबाई यानी दूरी, ठीक है, तो मीटर, और मीटर का वर्ग बोला गया है, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, मीटर का वर्ग। तो किलोग्राम गुणे मीटर स्क्वायर किसका होता है, जड़त्व आघूर्ण का। ये तो बड़े बड़े आपको नाम भर बड़े बड़े लग रहे हैं, बाकी मात्रक आसान लग रहे हैं। जड़त्व आघूर्ण का सूत्र अगर आपको याद है कि द्रव्यमान गुणे दूरी का स्क्वायर या दूरी का वर्ग, तो द्रव्यमान का मात्रक हमने रख दिया किलोग्राम, और दूरी का रख दिया मीटर का स्क्वायर, क्लियर हुआ। चलिए, कोणीय वेग, तो कोणीय वेग का क्या होता है, तो कोणीय वेग का सूत्र है कोण और बटे का समय। तो कोण का एसआई मात्रक अगर आपको पता हो, तो मैंने मूल राशियों में पढ़ाया होगा, दो हमारी पूरक मूल राशियां थी, तो वहां पर था एक कोण और एक था घन कोण।
तो कोण का SI मात्रक होता है रेडियन, और इसका मतलब होता है प्रति लगा दिया, और समय का मात्रक क्या होता है सेकंड। तो इसका मात्रक हो गया किसका, कोणीय वेग का मात्रक हो गया कोण रेडियन प्रति सेकंड। कोणीय वेग का मात्रक क्या हो गया, रेडियन प्रति सेकंड। चलो फिर से देख लो जल्दी से, इस स्लाइड में जो जो मात्रक है हमारे पास, कार्य, कार्य बराबर क्या है, बल गुण विस्थापन। तो बल का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम गुणे मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये किसका मात्रक है, बल का। फिर गुणा लगाया, विस्थापन का क्या होता है, मीटर। तो मीटर और मीटर का गुणा हो गया तो क्या बन गया, मीटर का स्क्वायर। अब जाकर के पूरा मात्रक बना हमारा किलोग्राम गुणे मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये काहे का मात्रक हो गया, ये हो गया हमारा कार्य का। किसका मात्रक हो गया, कार्य का। फिर कार्य के बाद अगला है शक्ति। तो शक्ति बराबर होता है कार्य बटे समय। तो शक्ति का मात्रक अपन ने पहले इस कार्य का मात्रक रखा, तो कार्य का मात्रक क्या है, अभी निकाला ऊपर, किलोग्राम गुणे मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर, और बटे में समय लिखा है, तो समय का भी मात्रक क्या होता है सेकंड। तो सेकंड स्क्वायर और सेकंड का जब गुणा हो गया तो सेकंड की घाते क्या बन गया, 3 बन गया। तो अब हमारा पूरा शक्ति का जो सही मात्रक है वो क्या बन गया, किलोग्राम गुणे मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड की घाते 3। फिर आता है 10वें नंबर पे संवेग। तो संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणे वेग। तो द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम, और वेग का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड। तो संवेग का मात्रक बन गया किलोग्राम गुणे मीटर प्रति सेकंड। फिर आता है जड़त्वाघूर्ण। तो जड़त्वाघूर्ण का मात्रक होता है द्रव्यमान गुणे दूरी का स्क्वायर या दूरी का वर्ग। तो द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, दूरी का मात्रक मीटर, और वर्ग लगा है तो वर्ग लगा दिया। तो पूर्ण तरीके से जड़त्वाघूर्ण का मात्रक बन गया हमारा किलोग्राम गुणे मीटर का स्क्वायर। फिर आता है लास्ट में कोणीय वेग। तो कोणीय वेग का सूत्र होता है कोण बटे समय, और कोण बटे समय, तो कोण का मात्रक होता है रेडियन और समय का मात्रक होता है सेकंड। तो रेडियन प्रति सेकंड ये काय का मात्रक हो गया, कोणीय वेग का। इतने सारे मात्रक मैंने डिटेल से आपको बता दिए, विकल्प में कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है इनमें से, ठीक है। तो लगभग लगभग आप लोगों से बन जाएंगे। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। 14वें नंबर का क्वेश्चन, संदिग्ध अंक क्या, संदिग्ध अंक क्या है, उदाहरण से समझाइए। ये आसान है। तो यहां देखें संदिग्ध अंक, संदिग्ध अंक में क्या लिखा है, किसी माप को उसे नापने में प्रयुक्त यंत्र की यथार्थता की सीमा के अंतर्गत व्यक्त करने पर उस माप का अंतिम अंक संदिग्ध अंक कहलाता है। जैसे देखना बेटा, यहां पर क्या लिखा है 14.5। तो आपको ध्यान देना, ये लास्ट में जो 5 है ना, तो बस यही संदिग्ध अंक है। अंतिम अंक क्या होता है, संदिग्ध अंक होता है। तो यहां पर लिखा गया है 1 और 4 जो है दशमलव नहीं, ये कॉमा लगा है, इसमें 1 और 4 ये तो हमारे निश्चित अंक हैं। कौन से अंक हैं, निश्चित। और जो सबसे अंत में था वो क्या था, 5, और ये 5 हमारा संदिग्ध अंक है, ठीक है। अब ये कैसे है, अभी मैं आपको बता रहा हूं। दूसरा यहां पर एग्जाम्पल लिखा है 2.345 में सबसे लास्ट में क्या है 5, तो 5 हमारा क्या है, संदिग्ध अंक है, और 2, 3, 4 ये हमारे कैसे अंक हैं, निश्चित अंक। अब आप बताओगे इसमें, यहां पर ये लिखा है 3.4564, इसमें संदिग्ध अंक क्या हो जाएगा, 4। वेरी गुड। 2.45729, इसमें संदिग्ध अंक क्या हो जाएगा, 9। 3.24 में संदिग्ध अंक क्या हो जाएगा, 4। अब आपको समझ में आ गया कि जो अंतिम अंक होता है वो क्या होता है, संदिग्ध अंक होता है। क्लियर हुआ। अब समझो इनको, थोड़ा सा मैं इरेज करता हूं, इनको बता रहा हूं, ठीक है। संदिग्ध अंक समझना बड़ा आसान तो है। अब ये बात तो आपको समझ में आ गई कि अंतिम अंक होता है, संदिग्ध अंक होता है। लेकिन अब एक कहानी में आता है कि सर ये कैसे संदिग्ध होता है। संदिग्ध मतलब डाउटफुल, जिसमें डाउट हो। तो आप सुनना, जैसे यहां पर मैंने किसी बच्चे की परसेंटेज बना दी बेटा 72.34, क्या बना दी, 72.34। तो अब आप समझो थोड़ा सा, ये जो 4 है, यहां इस 4 की जगह यदि 0 आता है, 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है या 4 आता है, तो इसके पहले वाले अंक को वही का वही अंक रहेगा। तो इसको क्या लिखा जाएगा, 72.3। क्या बोला जाएगा,
72.3%। 4 कहां गया? गायब हो गया, क्योंकि वो संदिग्ध अंक था। अब संदिग्ध क्यों है? अगर बेटा यहां पर ये आता आपका 4 की जगह पर ऐसा भी लिखा होता 3 0, तो भी हम इसको कितना लिखते? 72.3। लास्ट का जीरो को भी नहीं लिखते अपन। अब यहाँ पर 3 की जगह पर, जीरो की जगह पर क्या होता? 1, तो भी हम 3 ही लिखते। 1 की जगह पर यहाँ पर 1 हट करके क्या होता? 2, तो भी हम इसको 3 लिखते। यहाँ पर बगल में ऐसा लिखा होता है 72.33, तो इस लास्ट वाले को 3 को हटा करके हम यहाँ 3 ही रखते। अब बदल कहां रहा है? तो यहां जीरो से अंत में अगर आपको देखना है, जीरो से लेके 4 के बीच में कोई भी अंक लिखा है तो उसके पहले वाला अंक ज्यों का त्यों रहेगा। लेकिन अगर हमारा मान 5 आता है, 6 आता है, 7 आता है, 8 आता है या 9, अगर ये वाले मान आते हैं 5, 6, 7, 8, 9, अब आप देखिए थोड़ा सा, 72.35 होता यदि, तो यहां पर लिखा जाता बेटा 72.3 नहीं, अब 3 का आगे का मान क्या होगा? 4, तो एक अंक बढ़ जाता, तो क्या बन जाता? 72.4। लेकिन अगर यहां पर 5 की जगह पर 6 होता, 72.36, तो भी आपका ये 72.4 ही रहता। 72.35 को हम 72.4 लिखेंगे, 72.36 को भी हम 72.4 लिखेंगे, और बेटा 72.37 को भी हम 72.4 ही लिखेंगे। 72.38 को भी हम 72.4 ही लिखेंगे। 72.39 को भी हम 72.4 ही लिखेंगे। समझ में आई बात? लेकिन अगर बात आ गई 72.34, तो अब बेटा इसको 72.3 लिखेंगे, ये वाला अंक। तो लगभग शायद अधिकांश बच्चों को समझ में आ गया होगा कि सर यदि लास्ट में 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो अंतिम अंक का पहला वाला अंक हम वही का वही रखते हैं। लेकिन यदि 5 आ गया, 6 आ गया, 7 आ गया, 8 आ गया, 9 आ गया, तो अंतिम अंक के पहले वाले अंक में 1 जोड़ देते हैं, यानी 1 हम बढ़ा देते हैं। क्लियर हो गया? तो ये लास्ट के, भाई आपका 0 है तो भी आपका 3 लिखा जाना है, वहां पर पहला वाला अंक ज्यों का त्यों रहेगा। 2 है तो भी वहां पहला अंक ज्यों का त्यों रहेगा। 3 है तो भी पहला अंक ज्यों का त्यों रहेगा। 4 है तो भी पहला अंक ज्यों का त्यों रहेगा। लेकिन 5 है तो पहला अंक क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। तो अब समझ में आई कि किसी भी संख्या के अंतिम अंक को हम संदिग्ध अंक कहते हैं, बस वो संख्या दशमलव में होनी चाहिए। काय में होनी चाहिए? दशमलव में होनी चाहिए। ठीक है, चलो अब जैसे यहां पर इतने सारे एग्जाम्पल मैंने लिखे, मैं आपसे कहूं बेटा 72.34 में संदिग्ध अंक, आप बोलोगे 4। ठीक है, अब ऐसे ही 72.39 में संदिग्ध अंक क्या है? 9। क्लियर? 72.37 में संदिग्ध अंक क्या है? 7। तो ये अब आप लोगों को संदिग्ध आसानी से समझ में आ गए। विकल्प में अगर आपसे पूछा जाए तो बन जाएगा। आगे देखो, दूसरा वाला क्वेश्चन है, सार्थक अंक किसे कहते हैं, उन्हें ज्ञात करने के नियम लिखिए। तो सार्थक अंक किसी राशि की माप में शुद्ध रूप से ज्ञात अंकों को सार्थक अंक कहते हैं। किसी राशि की माप में शुद्ध रूप से ज्ञात अंकों को हम क्या कहते हैं? सार्थक अंक कहते हैं। अब जैसे यहां पर लिखा है 2.34, क्या लिखा है? 2.34, इसमें कितने अंक हैं? 1, 2, 3, तो कितने सार्थक अंक हो गए? 3। यहां पर देखिए 2, 3, 4, 5.45, इसमें कितने अंक हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो कितने सार्थक अंक हो गए? 6। ये तो आसान है। सार्थक अंक में तो हमें सब काउंट कर लेना है, लेकिन संदिग्ध अंक में अगर इसी क्वेश्चन में पूछा जाता है इसका संदिग्ध अंक क्या है, तब आप क्या बताते? 4। इसका संदिग्ध अंक क्या है, तब आप क्या बताते? 5। आप समझ में आ गई? सार्थक अंक में सभी अंकों को जोड़ लेना है। संदिग्ध अंक हमारा किसी भी दशमलव वाली संख्या का अंतिम अंक होता है। सार्थक अंक को कैसे ज्ञात किया जाता है वो देखें। सार्थक अंक को ज्ञात करने के नियम है, वो नियम लिखने हैं अपन को। पेपर में नियम पूछे नहीं जाते। एक बात और सुन लो, ये जो आपका संदिग्ध अंक है ये 2 नंबर में डेफिनेशन पूछ सकता है। ठीक है, सार्थक अंक 2 नंबर में परिभाषा पूछ सकता है, लेकिन सार्थक अंक के नियम नहीं पूछे जाते हैं। लेकिन जब तक हमसे नियम नहीं बनते हैं तब तक हम सार्थक अंक कैसे निकालेंगे? आज हम अभी सार्थक अंक बिल्कुल सीख के ही मानेंगे। चलिए बात देखते हैं, सार्थक अंक के नियम पहले याद कर लेते हैं,
सार्थक अंकों की गिनती के नियम निम्न है। नंबर 1, राशि के सार्थक अंकों की संख्या पर दशमलव की स्थिति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अब दशमलव की स्थिति का कोई प्रभाव ना पड़ने का मतलब देखिए, उदाहरण लिखा हुआ है, यहां पर एक उदाहरण लिखा है 2.23 दिख रहा है आपको, मैंने सर्किल कर दिया। इसमें सार्थक अंक कितने हैं? 1 2 3। लेकिन ये दशमलव उठा करके मैंने यहां पर कर दिया अगले वाले एग्जाम्पल में। देखिए आप, यहां पर 2.23 था, यहां पर है 22.3। दशमलव का स्थान बदल गया, लेकिन दोनों में सार्थक अंक नहीं बदलेंगे, सार्थक अंक ज्यों के त्यों रहेंगे। यदि पहले वाले में 3 है तो दूसरे वाले में भी कितने हैं? 3। ये बात आई समझ में? तो पहला नियम याद रखना कि सार्थक अंकों पर दशमलव के स्थान परिवर्तन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। क्लियर हो गया? दूसरा नियम, मात्रक बदलने पर सार्थक अंकों की संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यदि मात्रक बदल दिया जाता है तो सार्थक अंक नहीं बदलते हैं। ये बात आप दिमाग में बैठाए रखना, ये दूसरा नियम है। एग्जाम्पल दिया गया है, जैसे आप देखिए 1.6, क्या लिखा है? 1.6 सेंटीमीटर में सार्थक अंक कितने हैं? 2। आप गिनिए, 1 और 1 2। लेकिन अगर इसको हमने 16 मिलीमीटर में, सेंटीमीटर को काय में बदल दिया? मिलीमीटर में। अब सुनिए, ये था बेटा 1.6 सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर को जब मिलीमीटर में बदला तो हमने 10 का क्या कर दिया? गुणा कर दिया। और जैसे ही 10 का गुणा कर दिया तो कितना बन गया? 16। ये दशमलव हटेगा, नीचे 10 आएगा, 10 से 10 कट गया तो ये 16 आ गया। इसमें भी तो सार्थक अंक कितने हैं? 2 ही तो हैं। आप समझ में आ गया? नहीं आया? हाँ, चलो। तो सार्थक अंक को क्या करना है? अगर दो नियम अपन से बन गए, एक तो क्या होता है, दशमलव का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, दशमलव का स्थान बदल दिया जाए, सार्थक अंक नहीं बदलते। दूसरा क्या हो गया? तो दूसरा हो गया हमारा क्या, यदि मात्रक बदल दिए जाते हैं तो सार्थक अंकों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तीसरा, दो अशून्य संख्याओं के बीच के सभी शून्य सार्थक अंक होते हैं। अशून्य का मतलब होता है बेटा शून्य के अलावा कोई और संख्या, शून्य को छोड़ करके कोई और संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कुछ भी हो, शून्य ना हो। तो अगर पहले अशून्य संख्या है, लास्ट में अशून्य संख्या है और बीच में सभी शून्य लगा दो तो सभी शून्य को गिना जाएगा, सार्थक अंक कहलाएंगे। जैसे यहां पर क्या लिखा है? ये लिखा है 2 और लास्ट में क्या लिखा है? 4। तो अब ये बीच में भले 3 जीरो हैं, तो ये इन तीनों जीरो को हम क्या करेंगे? गिनेंगे। तो इसमें सार्थक अंक कितने हो जाएंगे? 1 2 3 4 5 6। तो इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी है? 6। अब आप लोग बताओगे 2.00000005 में सार्थक अंक कितने हैं? तो काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसमें कितने सार्थक अंक हैं? इसमें सार्थक अंक हैं 10। ठीक है, 2.45404। इसमें कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। इसमें कितने सार्थक अंक हैं? 6। अब आप शायद समझ गए। ठीक है, हाँ। तो ये 3 नियम तो बनने लगे। अब देखते हैं चौथा नियम। पहले ये नियम सीख लें, फिर अपन प्रैक्टिस करेंगे। चौथा नियम कहता है, यदि दशमलव के पूर्व कोई अशून्य संख्या है तो दशमलव के बाद के सभी शून्य सार्थक अंक गिने जाते हैं। जैसे यहां पर ये लिखा है 2.009, तो वही बात तो हो गई है। यहां पर क्या है? 2 लिखा है, 009 है, तो इसमें सार्थक अंक कितने हैं? 4। लेकिन अगर ये कहानी ऐसी होती, सुनिए आप, 0.0009, तो इसमें सार्थक अंक केवल 1 होता। क्यों? क्योंकि शुरुआत में आपके पास कोई अशून्य संख्या नहीं है। सार्थक अंक वहीं से गिने जाते हैं जहां से अशून्य संख्या प्रारंभ होती है। इतनी बात आई समझ में? हाँ। आगे देखो, पांचवा नियम, अंतिम अशून्य संख्या के दाईं ओर के सभी शून्य सार्थक अंक होते हैं। जैसे यहां पर ये लिखा है 24,000, कितना लिखा है? 24,000। तो लास्ट के तो जीरो सब काउंट होंगे, 1 2 3 4 5। तो इसमें सार्थक अंक कितने हो गए? 5। लेकिन अगर बेटा यही चीज ऐसी लिखी होती, ये जीरो आगे होते, तो यहाँ इसके पहले का कोई अशून्य संख्या है? नहीं है, तो बिल्कुल भी आगे के 3 शून्य को नहीं गिना जाएगा। इसमें सार्थक अंक कितने हो जाएंगे हमारे? 2, 1 और 1 2। क्लियर हो गया? चलिए आगे छठवां नियम है, प्रथम अशून्य संख्या के बाईं ओर के सभी शून्य सार्थक अंक नहीं होते हैं। वही बात मैंने बता दी अभी अभी। यहां पर लिखा है 34.00, तो इसमें कितने सार्थक अंक होंगे? 2, क्योंकि आगे कोई अशून्य संख्या नहीं। ठीक है, अब अपन करते हैं इनकी प्रैक्टिस। क्या करते हैं? प्रैक्टिस। तो देखो, पहले वाले में कितने हो जाएंगे सार्थक अंक?
आप काउंट करके बताइए। बिल्कुल सही। पहले वाले में कितने हैं? 4। दूसरे वाले में कितने हैं? दूसरे वाले में 3। तीसरे वाले में 6। 1 2 3 4 5 6। चौथे वाले में 1 2 3 4 5। बिल्कुल सही। और इस वाले में कितने हैं? 3। यहाँ पर ये दोनों काउंट नहीं होंगे, इसमें कितने हैं? 4। ठीक है, यहाँ पर आपको शो नहीं कर रहा है। चलो यहाँ मैं लिखे दे रहा हूं, ये है। चलो 3 3 3 लो, कितने हैं इसमें? 1 2 3 4 5 6। कितने सार्थक अंक है इसमें? 6। देखो नियम पढ़ लिए अपन ने, कितने आसान थे, बन गए कि नहीं बन गए? तो सार्थक अंक आप लोगों का कंप्लीट हो गया कि नहीं हुआ? चल, अब पढ़ते रहना है, मुस्कुराते रहना है। अब नेक्स्ट वाली वीडियो में अपन लोग पढ़ेंगे, या चौथे वाले पार्ट में, विमाओं के बारे में। किसके बारे में? विमाओं के बारे में। इस वाले पार्ट में अपन लोगों ने जो व्युत्पन्न मात्रक था, व्युत्पन्न मात्रकों को मूल मात्रकों के पदों में व्यक्त करना सीखा। फिर उसके बाद अपन लोगों ने और क्या सीखा? संदिग्ध अंक सीखा और सार्थक अंक सीखा। अब थोड़ा सा आप लोगों को लगने लगा होगा कि फिजिक्स क्या है, कठिन है, थोड़ा सा लग रहा होगा, बाकी वैसे कोई कठिन नहीं है। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नेक्स्ट वाले पार्ट में मुलाकात होगी, पार्ट नंबर 4 में। आप लोग अपने ये लाइन से क्वेश्चन कृपया करके लिखते रहें, तो आपको बेनिफिट होगा, बाकी आपकी मर्जी। जय राम जी की।